जब 2005 में ये लोग आए थे तो कहानी कहते थे कि हॉस्पिटल में आदमी नहीं, पेशेंट नहीं, कुत्ते बेड पर रहते हैं। गैंग, एक गिरोह शासन राज पर कर रहा है जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार उनके हाथों मजबूर हैं। पैरवी और पैसा पर कोई टिकट नहीं होगा। हर वो बातें जो 100% झूठी हैं, प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता पर इम्पोज किया जा रहा है कि नहीं ये 20 साल तो बड़ा स्वर्णिम काल। और अब जब 2011-14 से ये सरकार आई है, इसके बीच में तो खाई बहुत गैप बड़ा हो गया, बढ़ गया और ये गैप बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इन 10 वर्षों में तो सरकार बिल्कुल मेडिकल सेक्टर में जीरो पर आउट हो गई है और ये फेल। स्कूल को मर्ज करने के नाम पर कम किया जा रहा है। माइनॉरिटी हो या SC/ST हो या अति पिछड़ा वर्ग का लोग हो, इस बिहार में वो शिक्षा से वंचित है। पब्लिक सेक्टर को इन्होंने बिल्कुल बेच दिया है और बेच करके पब्लिक के हितों की रक्षा नहीं की है, बल्कि पब्लिक के हितों के खिलाफ काम किया है। मोदी जी यहाँ आते हैं केवल जुमला बांटने के लिए, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में चली जाती है। माय नेम इज सुधीर कुमार, आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम एक सीजन लीडर हैं, पॉलिटिशियंस हैं, RJD के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनको हम अपने साथ लाए हैं ये जानने के लिए कि आने वाले इलेक्शंस में उनका क्या प्रतिक्रिया है, कैसे वो देखते हैं। काफ़ी सीनियर लीडर हैं, मोर देन 50 ईयर्स उनका कार्यकाल रहा, पॉलिटिक्स में उन्होंने दिया है। आइए सर से जानते हैं कि सर आप अपने बारे में बताएंगे हमें। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर रहा हूँ। समाजवादी आंदोलन का जो शिखर था, उसके अंतिम चरण में हमारा रिक्रूटमेंट आंदोलन से हुआ, समाजवादी आंदोलन से। फिर 74 आंदोलन की शुरुआत हुई, तो उस राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा, आंदोलन में छात्रों के योगदान की प्रेरणा और फिर उस संघर्ष से जुड़ जाने का फैसला, ये सब हमारा कहीं न कहीं एक लंबी राजनीति के लिए हुआ था, जो आज तक जारी है। सर, तो आप हमेशा समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, आप युवाओं को क्या प्रेरणा देते हैं, कैसे वो आके समाजवादी विचारधारा से जुड़े? सोशलिस्ट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है उनके लिए? हमारा ये कहना है और हमारे नेताओं का भी ये कहना रहा है कि सामाजिक राजनीतिक जो भी आंदोलन रहे हैं, जो भी गतिविधियां रही हैं, उसमें छात्र नौजवानों की बड़ी भूमिका है। चूँकि फर्स्ट गेट ऑफ रिक्रूटमेंट है वो, और वहीं से छात्र और नौजवान प्रेरणा लेते हैं अपने नेताओं से और उन नेताओं के उसूलों से, और उस प्रेरणा को लेकर के अपने को उस लाइन पर ढालते हुए शामिल करते हैं जिस आंदोलन का आह्वान हमारे नेता करते आए। सर, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट का, तो सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी, समाजवादी मतलब होता है इक्वलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल वेल्थ अमंग द पीपल। समाजवादी आंदोलन का जो समानता का सिद्धांत है, वो समानता का सिद्धांत हर संभव बराबरी की उम्मीद, यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा बराबर कर दिया जाए जो कि अननेचुरल भी हो। इसलिए जो संभव बराबरी का आह्वान समाजवादी आंदोलन का था, यानी हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच की दूरी कम हो, संपत्ति का संकेंद्रण नहीं हो मुट्ठी भर हाथों में, उसका वितरण हो। समाजवादी आंदोलन का ये भी एक ध्येय था, और उस संभव बराबरी के आंदोलन में नौजवानों ने अपने योगदान को महत्वपूर्ण समझा और बराबरी के लिए आंदोलन रत। लेकिन सर, अब अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गया है। द टॉप 1% ऑफ द पीपल ओन मोर देन 40% ऑफ द कंट्री एसेट्स। मोर देन 1% पीपुल के हाथ में ये जो संकेंद्रण है, ये 2014 से बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहा है। उससे पहले भी था, लेकिन उसकी गति धीमी थी,
और उस गति पर नियंत्रण था समाजवादी आंदोलन का, और सरकार भी नीतियां बनाती थी तो उसका ध्यान रखा जाता था कहीं न कहीं। और अब जब 2011-14 से ये सरकार आई है, इसके बीच में तो खाई बहुत बहुत बढ़ गया है, गैप बड़ा हो बहुत गया बढ़ है, गया, और ये इनइक्वालिटी काफी गैप बढ़ गया बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार आंख बंद करके संपत्ति कुछ लोगों के हाथों को देती चली जा रही है। पब्लिक सेक्टर को इन्होंने बिल्कुल बेच दिया है, और बेच करके पब्लिक के हितों की रक्षा नहीं की है, बल्कि पब्लिक के हितों के खिलाफ काम किया है। और यही परिस्थिति बनती जा रही है कि आज हमारे यहाँ हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच की खाई बहुत लंबी है, और ये कहीं न कहीं एक विरोध, एक जनाक्रोश पनप रहा है, जो आपको देखने को मिल रहा है। कहीं कश्मीर में हो रहा है, कहीं लद्दाख में हो रहा है, कहीं उत्तराखंड में हो रहा है, कहीं असम में हो रहा है, कहीं बंगाल में हो रहा है। ये धीरे धीरे बढ़ते व्यापक होता जा रहा है, और एक दिन आप समझ जाइए ऐसी परिस्थिति देश में आएगी, पूरे देश में जनता सड़कों पर होगी और परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही होगी। सर, तो व्हाट डू यू सी द करंट चैलेंजेस इन बिहार? एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, हेल्थ केयर, क्या आप सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण देखते हैं बिहार के लिए? बिहार हमारा पिछले 20 साल से, जिस 20 साल को एनडीए गिरोह स्वर्णिम काल बता रहा है, हर वो बातें जो 100% झूठी हैं, प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता पर इम्पोज किया जा रहा है कि नहीं, ये 20 साल तो बड़ा स्वर्णिम काल है। आज बिहार में पलायन की स्थिति वही है, बल्कि और बढ़ी है। जो भी इंडस्ट्री फैक्ट्री लगने की बारी आती है, 20 साल में बिहार सरकार ने नहीं लगाया। मोदी जी यहाँ आते हैं केवल जुमला बांटने के लिए, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में चली जाती है। इवन जो जिसका वेन्यू महाराष्ट्र में तय होता है, वो भी चली जा रही है गुजरात। तो इस तरह से एक पक्षपातपूर्ण पॉलिसी बिहार के प्रति केंद्र की रही है, और ऐसे भी कहीं न कहीं कुछ क्षेत्रीयता मजबूत है केंद्र सरकार के जिम्मे, जो बिहार को उपेक्षित करके यहाँ पलायन का मसला खड़ा कर रही है। क्योंकि बेरोजगारी का मसला है तो पलायन स्वाभाविक है। यहाँ पर एजुकेशन बहुत बुरे स्थिति में है। स्कूल को मर्ज करने के नाम पर कम किया जा रहा है। 2 स्कूल है बगल के 2 गांव में, उनको 1 कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। उस सब परिस्थितियों का आप आकलन करेंगे तो बिहार के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, और ये चुनाव उन चुनौतियों के साथ ही लड़ा जाएगा। सर, तो लास्ट 20 साल से हमारे नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं? उनका कार्यकाल हम तो ऐसे ही देखते हैं कि अब उनको भी इस बात का पता नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। ऐसी उनकी मानसिक स्थिति हो गई है, और कुछ एक गैंग, एक गिरोह शासन राज पर कर रहा है, जिसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार उनके हाथों मजबूर हैं, और बिहार की स्थिति का जो अद्यतन स्थिति है उससे वो या तो अवगत नहीं है, या तो गलतफहमी के शिकार हैं कि बिहार बहुत ही उन्नत और बहुत ही डेवलप कर चुका है, और बिहार का विकास चरम पर पहुंचा हुआ, ऐसा आज की सरकार सोच रही है। सर, बट रिसेंटली उन्होंने कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए। 300 प्लस स्कूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 3000 करोड़ ट्रांसफ़र किया डायरेक्टली स्टूडेंट्स को। बट स्टिल हमारा जो लिटरेसी रेट है, एवरेज नेशनल लिटरेसी रेट से अभी भी फॉल कर रहा है। एवरेज लिटरेसी रेट 78% है हमारे कंट्री का, बिहार का 71% के आसपास है। बट हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट के अपार्ट जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग होते हैं, जो माइनॉरिटी लोग होते हैं, आप SC ST OBC ले लो या मुस्लिम्स ले लो, उनमें अभी भी लिटरेसी रेट बहुत ड्रॉप है। वो लोग अभी भी एजुकेशन पे फोकस नहीं करते हैं। माइनॉरिटी हो या SC ST हो या अति पिछड़ा वर्ग का लोग हो, इस बिहार में वो शिक्षा से वंचित है बहुत सेक्टर में। और जो कह रहे हैं कि ड्रॉप आउट है, जो बेसिक प्रॉब्लम है शिक्षा में पीछे रहने का, ड्रॉप आउट है। लड़के कुछ दूर चल के छोड़ देते हैं पढ़ाई, क्योंकि सरकार की नीतियां उनके अनुसार नहीं हैं,
और इस तरह से वो एक जो लिटरेसी रेट हमारा पुअर है, कम है, वो एक तो जनरल आपने कहा 71% है, लेकिन इन पर्टिकुलर सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्शन में वो और इस एवरेज से भी कम है उनके यहाँ एजुकेशन का, लिटरेसी का रेट। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिटरेसी के रेट में भी बिहार 20 साल में आगे नहीं बढ़ा, तो अब और क्या मापदंड हो सकता है विकास को समझने का, जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि बिहार एक विकसित राज्य हो गया है। लेकिन अगर आप सरकार में आते हैं, जो आपका जो अलायंस है कांग्रेस के साथ और बाकी एक दो पार्टियां हैं, अगर आप सरकार में आते हैं तो क्या स्टेप्स लेंगे आगे एजुकेशन को इम्प्रूव करने में? हमने कहा है कि हम शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, कार्रवाई की सरकार बनाएंगे। और तेजस्वी जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने, इस बात का खुलेआम घोषणा किया है कि ऐसी कोई सरकार जो कि कार्रवाई करे, जो सुनवाई करे, जो स्वास्थ्य की ओर ध्यान देके, जो शिक्षा की ओर देखे, ऐसी सरकार हम बनाएंगे। इसलिए प्रायोरिटी में हमारे जो भी आपने कहा वो सब हमारी घोषणाओं में प्रायोरिटी में है और हम इसको मजबूती से करेंगे। सर, हर साल ऑलमोस्ट 25 से 30 लाख वर्कर्स जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिहार से माइग्रेट होते हैं। इस पे उनको माइग्रेशन रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए अगर आप सरकार में आते हैं तो आपका क्या पहला कदम होगा? पहला कदम होगा कि हम बिहार में रोजगार के मामले को लागू करेंगे, ताकि जो भी पलायन हो रहा है वो रोजगार के ना होने से, बेरोजगारी के होने से लोग अन्य राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए। हम इसी राज्य में ऐसे ऐसे उद्यम खोलेंगे, ऐसे ऐसे रोजगार को चलाएंगे, स्वरोजगार योजनाओं की ईमानदारी से लागू करेंगे ताकि बिहार से पलायन न हो। तो आप ऑनेस्टी के साथ इस पे काम बिल्कुल करेंगे माइग्रेशन पे? हमारी घोषणा है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात को कहा। दूसरा सर, हमारे बिहार का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। 1000 लोगों पे 100 डॉक्टर होना चाहिए नॉर्मली, WHO के हिसाब से। बिहार में 1000 लोगों पे 30 डॉक्टर है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? बिकॉज अभी भी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं बिहार में, वो उतने नंबर्स में नहीं है जो अच्छे डॉक्टर्स निकाल सके, और जो डॉक्टर्स निकलते भी हैं वो भी बाहर चले जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। बेशक आप उनको कैसे होल्ड करेंगे? आप तो ये समझिए कि क्रीम है सोसाइटी का। हम डॉक्टर या इंजीनियर पिछले 10 वर्षों में भारत से जाने वालों की संख्या बड़ी तादाद की है, और वो अमेरिका, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यानी नागरिकता वापस कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम नागरिकता दे करके देश में लाएंगे पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से, लेकिन अब तो स्थिति है कि यहाँ की नागरिकता छोड़ के लोग अपना प्रोस्पेक्ट यहाँ नहीं देख रहे हैं और वो विदेशों को जा रहे हैं। तो उसी की परिस्थिति है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल सेक्टर है, इस राज्य ने तो मेडिकल सेक्टर को आड़-चौपट कर दिया। जब 2005 में ये लोग आए थे तो कहानी कहते थे कि हॉस्पिटल में आदमी नहीं, पेशेंट नहीं, कुत्ते बेड पर रहते हैं, इस तरह के मजाक को उड़ाने का काम किया। धीरे धीरे शुरू में कुछ लगा कि कुछ काम ये करेंगे, लेकिन बस एक ही टर्म 5 से 10 के दरमियान जो उन्होंने किया, उसके बाद तो ये सरकार शिथिल है। और नतीजा ये है कि आज मंगल पांडे जी जिस बात को कह रहे हैं, हॉस्पिटल के बुनियादी सुविधा भी नहीं है, पेशेंट की संख्या के हिसाब से डॉक्टर का बहुत बड़ा अभाव है, और जिस वजह से हम डॉक्टर तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो इन 10 वर्षों में तो सरकार बिल्कुल मेडिकल सेक्टर में ज़ीरो पर आउट हो गई है और ये फेल हो गई है। बट सर, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या कदम उठाओगे? क्या आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स अच्छे खोलोगे? क्या आप मेडिसिन के शॉप्स अच्छे खोलोगे लोकल एरियाज में, गांव में, विलेजेस में? क्या उनको क्लिनिक्स पे आप ध्यान दोगे? देखिए, पिछले 17 महीना का एक मानक है जो हमारी पार्टी गठबंधन की सरकार में थी, और संजोग से तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथ में हेल्थ भी था, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने, हालांकि गठबंधन की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री नहीं थे, फिर भी अपनी सक्रियता से उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश की। हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट को, डॉक्टर्स के इग्नोरेंस को, पेशेंट से बढ़ती गई लापरवाही को,
इन्होंने रेगुलेट करने की इस तरह से कोशिश की कि सरप्राइज़ विज़िट किया, सरप्राइज़ हॉस्पिटल में रात बिरात जब चाहा वहाँ जा कर के विज़िट किया। तो ऐसी परिस्थिति में आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जब 17 महीने की गठबंधन की सरकार में हमारी बहुत सारी मजबूरियां थीं, फिर भी हम अपने विभाग को इस आइडियाज़ के साथ चलाया, जिससे ये पता चल सकता है कि आने वाले दिनों में अगर हमको इसका पूरा कार्यभार मिला तो हम इस बात को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हॉस्पिटल के प्रति ज़्यादा सजग और सतर्क रहने की कोशिश करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे प्रदेश में ज़्यादातर लोग किसान पे डिपेंडेंट है या किसानी पे डिपेंडेंट है। लैंड वो फार्मिंग करते हैं और फार्मिंग करने से जो भी फूड ग्रेन्स होता है या तो वो मार्केट में बेचते हैं या तो सरकार को देते हैं। लेकिन किसान आज के डेट में, बिहार का किसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक तो फ्लड की वजह से, दूसरा बात है उसे गवर्नमेंट की तरफ से सही सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेबर्स नहीं मिल पाता है। तो एक जो नई पार्टी है, आप जानते होंगे, जन स्वराज, उनका कहना है कि हर किसान को हम हर मंथ 2500 रुपीज तक का लेबर का सपोर्ट फ्री में देंगे ताकि वो अच्छे से अपनी खेती कर सके। आपको तो पता होगा कि देश के किसानों ने इस सरकार के विरोध में एक बड़ा आंदोलन लगभग पूरे साल चलाया, जिसमें लगभग 700 किसान 3 काले शहीद कानून हुए। जो लाया गया था। हाँ, 3 काले कानून, कृषि पर नियंत्रण करने के लिए, बड़े हाउसेस का नियंत्रण करने के लिए यह कानून लाया गया था, आंदोलन किया गया था। तो जो उस आंदोलन की सबसे मेन बात थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, उसको लागू करने की बात थी। बिल्कुल नीतिगत मामले में, ऐसा नहीं कि हाँ भरवल घोषणा कर दिया कि हम देंगे। नीतिगत माध्यम से इस बात को तय करना था कि किसानों को हर स्तर पर हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। जब कुछ समझौता हुआ तो ये वादा भी इन्होंने किया। आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है, बल्कि इस वादे से केंद्र सरकार मुकर गई है। और उसी से रिलेटेड है हमारे बिहार के किसानों की भी बुरी स्थिति, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट नहीं है। जो मूल्य का निर्धारण होता है वो सरकार की मर्जी पर निर्भर है। राजनीति अगर उनको समझ में आती है कि हाँ इससे मेरा वोट बढ़ जाएगा तो बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ेगा तो घटा देंगे, इस तरह की नीतियाँ चला करके देश को वो चलाना चाहते हैं। इसलिए बिहार में किसानों को मिनिमम प्राइस पर अडिग रहना होगा और इनके सपोर्ट को बढ़ा करके इनकी कृषि अवस्था को सुधारना होगा। बट सर हमारे बिहार में अच्छे जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं, जो गोडाउन्स हैं, उनकी भी कमी है ताकि किसान अपनी फसलों को रख सके वहाँ पे। तो क्या आप कोल्ड स्टोरेजेस और इस पे गोडाउन्स पे फोकस करेंगे? अभी भी कमी है, वेयर हाउसेस की कमी है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है। हम वेयर हाउसेस भी पूरा नहीं कर पाए हैं किसानों के अन्न को रखने के लिए। इससे मजबूर है किसान औने पौने दाम में फसल के समय ही बेच लेने के लिए, और उनकी आर्थिक विषमताएं, आर्थिक परेशानियां भी होती हैं कि वो तुरंत अपना प्रोडक्ट को बेच के मार्केट में पैसे हासिल करे ताकि फिर खेती की पूंजी हासिल कर सके। तो एक बड़े चेंज की ज़रूरत है। जो आप कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने की ज़रूरत है, हम ये भी कह रहे हैं कि वेयर हाउसेज भी बढ़ाने की ज़रूरत है। वेयर हाउसेज की भी भारी कमी है। इसलिए हमारी सरकार जब आएगी तो हम इस दो बुनियादी बातों पर ज़रूर काम करेंगे ताकि किसानों के हित में कोई काम बड़ा हो सके। सर बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में अभी एक नए कॉरपोरेट का एंट्री हुआ है रिसेंटली, अडानी ग्रुप। उन्होंने भागलपुर में 1020 एकड़ ज़मीन एक्वायर्ड किया है थर्मल पावर प्लांट सेटअप करने के लिए, लेकिन उस ज़मीन को उन्होंने बिहार गवर्नमेंट से 1 रुपया के लीज पे लिया है 33 ईयर्स के लिए। तो वो तो एक प्रॉब्लम है कि 1 रुपया में बिहार सरकार ने क्यों ज़मीन दे दिया। दूसरी बात है, उस पर ऐसा लोगों का क्लेम है कि 10 लाख इंक्लूडिंग आम के पेड़, लीची के पेड़, टीक के पेड़ उस ज़मीन पे हैं और वो सारे काटे जाएंगे। तो कहाँ तक ये सही लगता है और ऐसे इन्वेस्टमेंट क्या बिहार को आगे ले जाएगा? ऐसे इन्वेस्टमेंट से बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको पता है कि पिछले दिनों यूपीए गवर्नमेंट जब दिल्ली में थी और यहाँ एनडीए की गवर्नमेंट थी, कई ऐसे मौके आए, कई सेंट्रल स्कूल जो खोलने के लिए सरकार ज़मीन देती है। बिहार सरकार ने
बिल्कुल करंट रेट पर परचेज करने के लिए कहा कि आपको हम करंट रेट पर परचेज कीजिएगा तब देंगे ज़मीन, नहीं तो नहीं देंगे। इसके नतीजे में कई सेंट्रल स्कूल यहाँ पर नहीं खोले जा सके। तो बिहार सरकार का ये दोगला और दोहरापन है कि वो अडानी को देने के लिए केवल 1 रुपया पर लीज पर ज़मीन दे रही है, और ये ज़मीन ही नहीं दे रही है, लाखों पेड़ को जो कि पर्यावरण विभाग मना करती है, हजारों करोड़ की उसकी वैल्यू है, उसको काटने का काम शुरू हो जाएगा। और अडानी जैसे स्वार्थी किस्म के इन्वेस्टर बिहार में अगर आते हैं तो बिहार का भला नहीं हो सकता। तो आपकी कोलिएशन की सरकार बनेगी तो आप उसको रोकेंगे? हम तो नियंत्रण करेंगे। राहुल गांधी ने तो कहा है कि हम इसकी पूरी समीक्षा करेंगे कि इन 10 वर्षों 11 वर्षों में जो ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी बड़े घरानों को, उसकी हम समीक्षा करके देखेंगे कि इसमें क्या उपयुक्त है, क्या उपयुक्त नहीं है, और नहीं होने पर हम इस पर कार्रवाई करें। जैसे आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आरजेडी हैं, और बिहार प्रदेश में या इस देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है, लोगों की सेवा करना, लोगों को अपलिफ्ट करना। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट को टिकट्स देती है तो दे आस्क करोर्स ऑफ रुपीज। इवन आई हैव प्रूफ दैट सम ऑफ द पीपल हैज टोल्ड मी दैट आई हैव गिवन 5 करोड़ रुपीज टू गेटिंग द टिकट्स। अगर कोई 5 करोड़ 7 करोड़ 1 करोड़ या 50 लाख रुपया दे के अगर टिकट ले रहा है, तो जब वो मान लीजिए बन जाता है, एमएलए बन जाता है, विधायक बन जाता है, तो सबसे पहले उस चीज को रिकवर करेगा। तो करप्शन तो एंड नहीं होने वाला है। तो क्या यहाँ से एक शुरुआत कर सकते हैं करप्शन एंड करने के लिए कि हमारी पार्टी सही कैंडिडेट को, सही कार्यकर्ता को टिकट दे और उससे कोई पैसे चार्ज ना करे, उनके मेहनत पे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है पैरवी और पैसा पर कोई टिकट नहीं होगा। हम कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे उसके कार्यों के आधार पर और उसके पार्टी के लिए डिवोशन के आधार पर। इसलिए एक उम्मीद है कि हमारी तरफ से इस दिशा में एक पहल की गई है, और वो पहल अगर इलेक्शन में कामयाब होती है तो एक बड़ा मसला जो करप्शन का है, जिसकी शुरुआत यहाँ से भी होती है, यहीं से ऐसे तो होती कई फैक्टर हैं उसके, लेकिन एक फैक्टर ये भी है, उस पर नियंत्रण रोक लगने की कोशिश होगी। बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर आप सही कैंडिडेट को बिना टिकट बेचे लाते हैं तो वो ईमानदारी के साथ काम करेगा, और जब जनता प्रतिनिधि ईमानदारी के साथ काम करेगा तभी बदलाव होगा ग्राउंड पे। नहीं, इस पर तो हमारी पार्टी स्पष्ट है, हमारे नेता स्पष्ट है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि जनता का चुनाव प्रक्रिया में भरोसा पहले जैसा है या इसमें गिरावट हुई है? बिकॉज आज के डेट में इलेक्शन कमिश्नर पे क्वेश्चन उठ रहा है, वोट चोरी को लेकर क्वेश्चन उठ रहा है, एसआईआर को लेकर क्वेश्चन उठ रहा है। अभी बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख गरीबों को वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। सारे देश में आंदोलन चला वोट चोरी के नाम पर, और जो इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है इस आंदोलन में वो बहुत निंदनीय रवैया है, और एक सरकारी एजेंट के रूप में इलेक्शन कमीशन ने काम किया है। तो जब ऐसी परिस्थिति है और हर राज्य में बारी बारी से चुनाव में ऐसी ही धांधली की जाएगी तो आज नहीं तो कल जनता को वोट प्रक्रिया में विश्वास नहीं रह जाएगा। अभी जो हाल के दिनों में कई राज्यों में इस तरह के आंदोलन हुए हैं, खुद एसआईआर के सवाल पर जो जनता ने अपने रोष को व्यक्त किया है, इससे ये पता चलता है कि ज़रूर आने वाले दिनों में अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, सरकार गिराने और सरकार बनाने को पैसा पर किया गया, जिस तरह से अमित शाह मशीनरी को इस्तेमाल करके सरकारें बनाते और गिराते हैं, एमएलए खरीदते और बेचते हैं, ऐसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में लोकतंत्र पर भारी खतरा है, और ये खतरा मंडरा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहती है, और अंततोगत्वा कमज़ोर करके वो किसी ऐसी व्यवस्था को लाना चाहती है जिसमें डिक्टेटरशिप हो, तानाशाही हो, राजतंत्र हो, मगर लोकतंत्र नहीं हो। सर तो आपको ऐसा लगता है कि जब 2014 के बाद, जैसा राहुल गांधी जी ने बताया कि ये काफ़ी पहले से इलेक्शन मैनिपुलेट हो रहा है, महाराष्ट्र में उन्होंने एग्जांपल दिया कि लास्ट 1 आवर में ऑलमोस्ट हर 2 सेकंड में एक वोट कास्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मैनिपुलेशन हो रहा है।
वोटिंग लिस्ट को चेक करने की जरूरत है। जो आपका वोटिंग लिस्ट आता है ब्लॉक वाइज या जो विधानसभा वाइज आता है, तो क्या आपका संगठन इतना मजबूत है ग्राउंड लेवल पे कि इस बार अगर वोटिंग लिस्ट आया, फाइनल लिस्ट आया, तो आप ग्राउंड पे जाके चेक करोगे कि क्या फर्जी है ड्रेसेस हैं, क्या फर्जी है नाम है, ये पॉसिबल है चेक करना देखिए, के लिए धीरे आपको? धीरे जैसे जैसे चुनाव बहुत टेक्निकल होता जा रहा है, हमारी पार्टी की भी तैयारी है, हमारे बीएलए वगैरह हैं बूथ लेवल पर, और जब ये वोटर लिस्ट आएगी तो हमारे बीएलए उसको चेक करेंगे, क्योंकि बीएलए बिल्कुल निचली इकाई, निचली यूनिट पर रहते हैं, इसलिए उनके लिए आसान है कि एक बूथ के वोटर को चेक कर लेना। राहुल गांधी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, सबूत के साथ कहा है कि ये चोरी हो रही है मैनिपुलेशन से, और ये चोरी में वोट डिलीट भी किया जाता है, वोट ऐड भी किया जाता है, वोट निकाला भी जाता है, वोट जोड़ा भी एडिशन एंड जाता है, डिलीशन दोनों होता है, डिलीशन दोनों डिपेंडिंग होता है, अपॉन द एडिशन एंड डेटा एंड डिलीशन। साइज। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो बूथ लेवल पर बीएलए हैं वो इसको चेक करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर का पे एक और एलिगेशन लगता है कि वो बीजेपी को फेवर करती है। तो एक जो संवैधानिक संस्था है उसको तो किसी पार्टी को फेवर करना नहीं चाहिए, बट ये ऐसा क्यों करती है? जब एसआईआर के सवाल पर आंदोलन हुए और इलेक्शन कमीशन से कन्फ्रंटेशन हुआ, तो आपको याद होगा कि सत्ताधारी दल के कई नेता इलेक्शन कमीशन के बचाव में उतरे। ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग इलेक्शन कमीशन के बचाव में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एजेंट बन के काम कर रही है। तो आपको ये भी लगता है सर कि जैसे हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने जो बिल लाकर जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को चेंज किया, इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट 3 पैनल करेगा, न्यूट्रल बॉडी करेगा, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, एक आपको प्राइम मिनिस्टर करेंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन करेंगे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर निकाल के एक कैबिनेट मिनिस्टर डाल दिया। तो जब तक ये पॉलिसी, जब तक ये लॉज में चेंजेस नहीं होगा न्यूट्रलिटी का, आपको लगता है कि इलेक्शन कमिश्नर बायस नहीं होगा? ये साफ हो गया उसी समय जिस समय नरेंद्र मोदी ने ये संशोधन लाया और लोकसभा से इसको पारित कराया, और उसमें चीफ जस्टिस की शामिल करने की कार्रवाई को रोक दिया, और एक नेता विरोधी दल, एक इनके मंत्री, कोई भी ऐसे करके, एक प्राइम मिनिस्टर, 2-1 का अंतर करके इन्होंने पक्षपात किया है, और इसी पक्षपात के तहत इलेक्शन कमीशन भी पक्षपाती रवैये पर चल रहा है। तो आपको लगता है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस नियम को बदला जाएगा? हम इसको क्लियर करेंगे, हम इसकी निष्पक्षता बहाल करेंगे, और इलेक्शन कमीशन कम से कम कुछ ऐसी संस्थाएं जो देश के संवैधानिक संस्थाएं हैं और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए ज़रूरी हैं, ऐसी संस्था को तो अक्षुण्ण रखना चाहिए, ऐसी संस्था की न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो कंट्री है, जो इंडिया है, उसकी सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है होम मिनिस्ट्री की, प्राइम मिनिस्टर का। अभी लास्ट 11 ईयर्स में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो गवर्नेंस है, उसमें 4200 प्लस टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। द मेजर वन इज यूरी, पुलवामा, पहलगांव, पठानकोट, एंड मोर देन 10,000 सिविलियंस एंड सोल्जर्स मारे गए हैं। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लैक है ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, और उसके फेलियर होने के बाद तुरंत होम मिनिस्ट्री ने जवाब क्यों नहीं दिया, रेटिलिएट क्यों नहीं किया, उसे पकड़ा क्यों नहीं गया? आपको आश्चर्य होगा, और ये भयंकर शर्मनाक बात है कि जब सारा अपोजिशन सरकार के साथ था कि आप जो भी कार्रवाई करोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, 100% टोटल सपोर्ट दिया हुआ था। मीटिंग हुई थी जिस मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं थे, अमित शाह ही उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे। अमित शाह ने कहा कि चूक हुई है प्रशासन से, लेकिन चूक हुई है इस बात को कहने के बाद उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बताया नहीं विपक्ष को कि चूक के लिए कौन जिम्मेदार है और किनको दोषी करार देकर उसको कार्रवाई उस पर की जाए, बल्कि ये लग गए अपने बचाव में, सरकार के एक्शन के बचाव में। अब पिछले दिनों जितने भी टेरर अटैक हुए हैं, सारे टेरर अटैक में से किसी में भी उद्भेदन नहीं हुआ है कि इसके जो मेन दोषी, मेन कल्प्रिट हैं वो कहाँ हैं, पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए। किसी को पता नहीं है कि पुलवामा में जो घटना हुई उसमें एक संदिग्ध डीएसपी जो गिरफ्तार हुआ वो कहाँ है आजकल, देवेंद्र सिंह।
उस पर इल्ज़ाम लगे। कहाँ है आजकल इसका तो पता, सरकार ने बताया नहीं। इसलिए आप ये बताइए कि ये सरकार हर फ्रंट पर एक विफल सरकार है, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, हर फ्रंट पर यह सरकार फेल्योर है। और मोदी जी की सबसे फेल्योर प्रधानमंत्री आज की तारीख में साबित हो चुके हैं आज़ादी के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है एशिया के ऊपर, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चाइना हमारा फ्रेंड है, लेकिन चाइना अपने आप को बहुत पावरफुल प्रमोट करता है। हमें क्या एज ए इंडिया हमें क्या करना चाहिए? हमें चाइना को कैटर करने के लिए, आज हमारा सबसे ज़्यादा बिजनेस चाइना के साथ है। हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, हमारा इंडस्ट्री ऑलमोस्ट सारा चाइना पे डिपेंडेंट है। इन सब बात के बावजूद चाइना हमारा फ्रेंड नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे बिजनेस का एक बड़ा साइज़ चाइना से है, बहुत इन्वेस्टमेंट चाइना का है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश की भूमि पर चाइनीज़ कब्ज़ा है। और ये कब्ज़ा को सब बता रहे हैं, मगर केवल एक आदमी प्रधानमंत्री देश का मौन है इस सवाल पर। अन्यथा चाइना हर तरह की वो हरकत जो दुश्मनों को होनी करने की है वो करता है। हमारी विदेश नीति एक डगरा पर के बैगन की तरह है, जो ढुलुक के इधर ढुलुक के इधर हो जाती है। कोई स्पष्ट नीति देश की नहीं है विदेशी नीति में। बट ऐसा क्यों हुआ सर? हमारा एक टाइम तो फॉरेन मिनिस्ट्री काफी अच्छा काम करता था, हमारा इमेज काफी बहुत अच्छा करता था। प्राइम हमारा मिनिस्टर के टेन्योर में हमने देखा डिक्लाइन हुआ है। अमेरिका भी हमारे लोगों को हथकड़ी और बेरिया लगा के भेजा है हमारे देश। कहा तो कि हम किधर हैं खुद हमको पता नहीं। कभी हम रूस की तरफ देखते हैं, कभी चीन की तरफ देखते हैं, कभी अमेरिका की तरफ देखते हैं। अमेरिका ने क्या क्या किया है पिछले कुछ महीनों के दरमियान सारे देश की जनता जानती है। इसलिए हमारे विदेश नीति का कोई अस्थायी नीति नहीं होना, बिल्कुल टेम्पोररी मकसद के लिए टेम्पोररी नीति ये बनाते हैं। इसलिए भारत की जो मशहूर विदेश नीति थी, एक ज़माने में जब 2 पावर सेंटर था दुनिया का, तो थर्ड अलाइन नॉन अलाइन का हमारी पॉलिसी थी। और हमारे सब दोस्त थे नॉन अलाइन कंट्री, जो किसी देश से लगे हुए नहीं थे, वो सबके नेता हम थे। भारत नेतृत्व करता था। नेहरू, जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया का, ये लोग नॉन अलाइन के बड़े नेता थे और हमारा देश उसका नेतृत्व करता था विदेश नीति में। आज हमारी कोई विदेश नीति नहीं है। हमारी विदेश नीति बिल्कुल ढुलमुल विदेश नीति चल रही है, और इस ढुलमुल विदेश नीति के चलते हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है। बोला जाता है आरजेडी एक अच्छा गवर्नेंस नहीं कर सकती है। गवर्नेंस मतलब सरकार अच्छे से नहीं चला सकती है। इसका एग्जाम्पल वो देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में जंगल राज था। जंगल राज इन टर्म्स किडनैपिंग का रेट बढ़ गया, मर्डर का रेट बढ़ गया। आज भी वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हमेशा कंपैरिजन लालू प्रसाद यादव जी के टेन्योर से किया जाता है। दूसरी बात है, जो हमारे आपके जो नेता है तेजस्वी यादव, उन पे एक लालछन लगता है कि वो एजुकेटेड नहीं है, वो शिक्षित नहीं है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का कहना है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। पिछले 20 साल में एक खास वर्ग ने एक नैरेटिव सेट किया है, और वो नैरेटिव जो देश की जातीय व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसी का रिफ्लेक्शन दिखा रही है। उसी के नाते लोग अच्छे और बुरे कहला रहे हैं। खास सेक्शन को लांछित किया जा रहा है बुरा कह के। इसलिए ये नैरेटिव एनडीए का है। आज की तारीख में जितने मर्डर हो रहे हैं, जितनी किडनैपिंग हो रही है, जितनी रेप हो रहे हैं, जितनी हत्या हो रही है, वो 1990 के बाद भी नहीं थी। 1990 के बाद एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जो रिएक्शन का हुआ कारण वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन था, वो बर्स्ट कर गया था। इसलिए सामूहिक नरसंहार उस समय कई हुए थे ये पीरियड में, ये इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसके लिए गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस का मामला नहीं था। वो सोसाइटी का बर्स्ट था, रिएक्शन था। जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नमेंट में झलक रहा था, उसको देख के लोग रिएक्ट करके कुछ न कुछ घटना करा रहे थे, सरकार को ब्लेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए। इसलिए आज की परिस्थिति और तब की परिस्थिति में बहुत अंतर था।
तब एक पुराना रिजिम बदल रहा था, एक नया रिजिम आ रहा था। नया रिजिम अभी सेट पूरा हुआ भी नहीं था कि खुराफात राज्य में शुरू कर दिया गया। करने वाले कौन थे? वही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा वो संचालित होता था, किडनैपिंग भी होता था, फिरौती भी होता, ये सब उन्हीं के द्वारा संचालित। किसके कार्यकाल में सर? जो लालू जी के कार्यकाल में जो आरोप लगाते हैं लोग, करने वाले कौन थे? वही लोग थे जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, करवाने वाले वही लोग थे। इस बार आरजेडी जब टिकट जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो एक चीज़ों का ध्यान रखेगी क्या कि जो क्रिमिनल चार्जेस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको नहीं दिया जाए? बिकॉज जब आप सोशल जस्टिस की बातें करते हैं और सोशल जस्टिस में भी आप उन लोगों को प्रमोट करते हैं जिनके ऊपर मर्डर, सीरियस ऐसा चार्जेस अब नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं, कोई एक्सेप्शन हो सकता है हमारे यहाँ। 68% बिहार में एमएलए के। लेकिन अभी जो एनडीए ग्रुप की पार्टी है, एनडीए ग्रुप की पार्टी में ज़्यादा क्रिमिनल हैं, ज़्यादा अपहरणकर्ता हैं, कितने पर मुकदमे हैं, फिर भी वो मंत्रिमंडल में हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई अपवाद स्वरूप कोई रेयर केस हुआ हो तो या हो, लेकिन पार्टी इस बात का ख्याल रखेगी टिकट वितरण में कि हम स्वच्छ छवि वालों को टिकट दें। 74 में से 44 आरजेडी उम्मीदवारों पे केस है। तो मेरा ये कहना है सर कि आप अगर गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हो तो अच्छे लोगों को भी लॉ सिस्टम में और देखिए, केस नए तो लोगों एक बात आप समझ लीजिए कि पब्लिक लाइफ में कुछ केस मुकदमा ज़रूरी भी होता है। हम कहीं आंदोलन कर रहे होते हैं, कहीं घेराव कर रहे होते हैं, कहीं धरना दे रहे होते हैं, तो उसमें भी मुकदमा होता है। ये तो नॉर्मल केस है। तो नॉर्मल केस है। ऐसे केस वाले भी लोग हैं जो पूरे गिनती में आ जाते हैं, इनके खिलाफ केस है, इनके खिलाफ केस है। लेकिन जो वेटरन और हिस्ट्री शीटर हैं, हाँ, जो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उसकी तादाद देख लीजिए आप, एनडीए में ज़्यादा है। पूरा ब्रेकअप निकाल के हमको बताइए। सर एक चीज़ और बोला जाता है कि आरजेडी जो है हमेशा यादव और मुस्लिम्स के वोट बैंक के हिसाब से राजनीति करती है, बट बिहार में तो सारे धर्मों, सारी जातियों के ये लोग भी रहते एक हैं। नैरेटिव है यार, बहुत दिनों से इस बात पर काम कर रही है एनडीए और इसको ब्रेकअप करने की कोशिश कर रही है। हमारे ये जो माइनॉरिटी और यादव की जो एकीकृत एक्शन है, ये कोई ना कोई सोच पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि हम इसी दो वर्ग के लिए काम करते हैं। हमारी पार्टी शोषित, पिछड़े, दलितों, गरीबों, किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और ये अलग बात है कि हमारा कोर वोटर ये है। हर किसी का कोर वोटर कोई ना कोई है। एनडीए तरफ भी जाके झांकिए, कोर वोटर उनका कौन कौन है। ये कोर वोटर हमारा है, लेकिन हमारी पार्टी समस्त गरीबों के लिए, समस्त पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए काम करती है। और मुख्य रूप से यही एक पार्टी ऐसी है जो देश के सामने गरीबों, शोषितों की आवाज़ को बुलंद करके अपनी राजनीति करती है, कोई ढक छिप के नहीं करती। क्योंकि सर अब इस इलेक्शंस हमने कम से कम 20 से 25 गांव कवर किया, उसमें बहुत सारे यादवों के गांव थे, बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के गांव थे। उनकी उम्मीद तेजस्वी यादव से है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो कुछ अच्छा होगा, जातिवाद की कमी होगी, करप्शंस में कमी होगा, जो लैंड रजिस्ट्रेशन में लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये जो करप्शन लेते हैं, घूस लेते हैं, उनमें कमी आएगी और एक अच्छा गवर्नेंस मिलेगा। तो ओवरऑल हमारी अपेक्षा यही है कि अपेक्षाएं हैं, इसकी हमने घोषणा भी की है और हमसे अपेक्षा करने वाले लोग सही भी हैं। नई उम्र है, नया जोश है, नई उम्र है, नई नीति है, नई उम्र है, नया उमंग है। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी से हजारों उम्मीदें हैं बिहार के जनता की, और वो उम्मीदें पूरी उतरेंगी, ये आप पक्का। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, आपका भी धन्यवाद।